वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्रोसेसेस। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम एसेंशियल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स एसेंशियल्स, जो कि सेकंड एडिशन है। और इस लेक्चर सीरीज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ के सारे लेक्चर्स हैं वो इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी अपडेट हो तो मैं इस फेसबुक पेज पे अपलोड करता हूँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। जो फेसबुक का पेज है उसका ये वाला इंटरफेस है और यूट्यूब चैनल का इस तरह का लोगो आ रहा होगा, सॉरी आइकन, इमेज आ रहा होगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, आज जो हम जैसे कि आपको बताया चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये उस चैप्टर 3 का फर्स्ट लेक्चर है। इसका सेकंड लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में होगा, जिसका यानी सेकंड पार्ट जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इस चैप्टर का नाम है प्रोसेसेस। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में प्रोसेसेस को ही डिस्कस करना है। ज़्यादा प्रोसेस हो जाए तो उनको प्रोसेसेस बोलते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं वो दो ही टॉपिक हैं। उसमें प्रोसेस के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और प्रोसेस की स्केजुलिंग क्या होती है। प्रोसेस की स्केजुलिंग हमने करनी नहीं है इस वीडियो लेक्चर में, बल्कि वो हम चैप्टर आई गेस 5 या 6, चैप्टर 6 में हम स्केजुलिंग सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्केजुलिंग बेसिकली करता कैसे है। इसमें हमने जस्ट थोड़ा सा प्रोसेस की स्केजुलिंग को डिस्कस करना है और प्रोसेस के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा इस वीडियो लेक्चर में कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए नोशन ऑफ प्रोसेस का, कि ये प्रोग्राम जो इन एग्जीक्यूशन होता है जिसको प्रोसेस बोलते हैं वो क्या होता है, उसके कौन से बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी क्या कंप्यूटेशंस होती हैं, और इसके अलावा फीचर्स क्या होते हैं प्रोसेस के, जिसमें इसमें हम थोड़ा सा स्केजुलिंग को देखेंगे। और आने वाली वीडियो लेक्चर्स में हम क्रिएशन एंड टर्मिनेशन और कम्युनिकेशन वगैरह को देखेंगे। अच्छा जी, चलें डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है कि एक कोई भी आपका प्रोग्राम है, जब वो एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाता है तो उसको प्रोसेस बोलते हैं। यानी आपने प्रोग्राम, जिस तरह हम सी में कोई प्रोग्राम लिख देते हैं तो अभी वो पड़ा हुआ है, हमने उसको रन नहीं किया हुआ। जब तक हमने उसको रन नहीं किया, हमने एक प्रोग्राम लिख के रख दिया, कोई हमने गेम बना ली है, गेम का प्रोग्राम या गेम का सॉफ्टवेयर जो बनाया हुआ है वो पड़ा हुआ है, वो एग्जीक्यूट नहीं अभी कर रहा, ठीक है, वैसे पड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे ये एक प्रोग्राम है। लेकिन जब उस प्रोग्राम को आप रन करें, जब उस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करें तो वो बन जाता है एक प्रोसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है जो बन जाते हैं बेसिकली, जिनको प्रोसेस कहते हैं। या प्रोसेस की जो डेफिनेशन होती है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, सबसे सिंपल सी डेफिनेशन है ये, बल्कि लिखी भी हुई है। प्रोसेस की जो डेफिनेशन है वो होती है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो जो प्रोसेस जो है वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। यानी अगर हमारे पास ये तीन प्रोग्राम्स हैं तो ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। ये कोई पहला प्रोग्राम ये पहले एग्जीक्यूट होगा, ये बाद में होगा, ये उसके बाद में होगा। तो इसकी स्केजुलिंग बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि कौन से प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है और कौन से प्रोसेस को बाद में एग्जीक्यूट करना है। ये स्केजुलिंग में हम देखेंगे कि प्रायोरिटी किस प्रोसेस की सेट करनी है। तो आपको आइडिया हो गया कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस होता है कोई भी प्रोग्राम आपने लिख दिया है, चाहे गेम बना दिया है, चाहे आपने पेंट का वो जो एक एप्लीकेशन होती है, अगर आपने वो ओपन नहीं की तो वो एक किस्म का प्रोग्राम है। लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, पेंट करना शुरू कर देंगे, ये विंडोज़ में पेंट का ओपन कर लेंगे तो वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसके साथ मल्टीपल प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएंगे। आप कोई गेम खेल रहे हैं, वो वैसे एक प्रोग्राम है। जब आपने गेम खेलना शुरू कर दिया तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस ग्राफिक्स का अपना एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वॉइस का अपना प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो मल्टीपल प्रोसेसेस काम करना शुरू कर देते हैं जैसे ही कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो प्रोग्राम के अगर हम कुछ पार्ट्स देखें
तो प्रोग्राम का जो कोड लिखा जाता है, टेक्स्ट होता है, उसको टेक्स्ट सेक्शन कहते हैं, ठीक है। और करंट एक्टिविटी प्रोग्राम काउंटर ये होता है कि अगर आपका कोई प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में सारी डिटेल, फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट जो है, मैं उसे कहता हूँ वो एक प्रोसेस है। तो स्टूडेंट का क्या हमें पता होता है, उसका सेक्शन कौन सा है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, वो उसने कौन सा लेक्चर लिया, कौन सा लेक्चर मिस कर दिया, उसने उसका टाइम टेबल के लिहाज से स्टूडेंट ने कौन सा लेक्चर, आज अगर एक दिन में उसकी 2 लेक्चर हैं तो कौन कौन सी स्लॉट में उसके लेक्चर हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये एक, अगर स्टूडेंट को आप एक प्रोसेस समझें, तो इसी तरह आप कोई भी ओपन करते हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रैम पे कोई भी प्रोसेस प्रोग्राम अपलोड लोड करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसका कोई ना कोई प्रोसेस का आईडी होता है, उसकी डिटेल्स होती हैं। वो जो सारी डिटेल है ना कि उसकी एक्टिविटी क्या होगी, वो प्रोग्राम काउंटर के पास स्टोर होती हैं। कि प्रोग्राम काउंटर जो है वो बेसिकली एक रजिस्टर होता है जिसको कहते हैं प्रोसेसर रजिस्टर। तो वो स्टोर करता है हर प्रोसेस का, उसने एक प्रोग्राम को काउंट किया होता है कि ये कितनी दफ़ा रन कर लिया है, ये अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, नहीं कर रहा, ये हम आगे भी आके देखते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर एक बड़ा इम्पोर्टेंट है चीज़, कॉन्सेप्ट है, जो कि हमने थ्रू आउट दिस वीडियो सीरीज़ हमने इसको डिस्कस करना है। तो आपने प्रोग्राम काउंटर को माइंड में रख लेना है। प्रोग्राम काउंटर जो है वो क्या करता है, करंट एक्टिविटी को रजिस्टर कर लेता है। ये अभी आप इतना याद रख लें कि प्रोग्राम काउंटर करंट एक्टिविटी, जो भी एक प्रोसेस या एक प्रोग्राम जो भी करंट एक्टिविटी करेगा या कर रहा है, उसकी सारी डिटेल्स जो हैं कि उसका आईडी क्या है, इस तरह की सारी डिटेल्स उसको वो स्टोर कर लेता है। अच्छा जी, स्टैक जो होता है वो हम यूज़ करते हैं, ये डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स समझ लें आप। स्टैक जो होता है वो हम यूज़ करते हैं कि टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए। इसी तरह डाटा सेक्शन जो होता है उसमें हम ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं उनको उनको स्टोर करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स को। इसी तरह हीप जो होता है उसमें हम डायनामिक मेमोरी अगर हमने एलोकेशन करनी हो। अब डायनामिक मेमोरी क्या होती है, डायनामिक मेमोरी होती है कि कोई भी प्रोसेस होता है वो कभी वो ज़्यादा साइज़ ले रहा होता है मेमोरी का, कभी थोड़ा ले रहा होता है। तो हीप जो है वो एलोकेट करती है किसी भी प्रोसेस को डायनामिक साइज, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर देती है। यानी कभी उसको कम मेमोरी एलोकेट कर रही होती है, कभी उसको ज़्यादा मेमोरी एलोकेट कर रही होती है, कोई फिक्स साइज़ नहीं होता। ये जब हम मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह कभी कभी एक प्रोसेस को एक फ़िक्स साइज़ दे दिया जाता है, कभी कभी प्रोसेस को एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट की जाती है, यानी कभी कम उसको मेमोरी साइज़ मिलता है, कभी ज़्यादा मिल जाता है। तो ये हर चीज़ का अपने प्रोन्स एंड कॉन्स हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी आपको जस्ट प्रोसेस का कॉन्सेप्ट देना था। प्रोसेस आप ये समझ लें कि आपने कोई भी चीज़ जो भी एग्जीक्यूट कर रही है, फॉर इंस्टेंस आपने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है, आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं तो उसके अंदर तो बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। जिस तरह कोई VLC मीडिया प्लेयर चला दिए, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो चल रहा है लेकिन उसने बहुत सारे प्रोसेसेस चला दिए हुए हैं, ठीक है। कोई भी आप क्लिक भी कर देते हैं तो वो भी एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप राइट क्लिक करते हैं, आप पेंट ओपन कर लें, आप कोई भी ऑपरेटिंग से हार्डवेयर से इंटरेक्शन के लिए कोई भी इंटरफेस को यूज़ करते हुए कोई भी आप एप्लीकेशन चला रहे हैं तो बेसिकली उसने डिफरेंट प्रोसेसेस चलाए हुए हैं। तो प्रोसेस का आपको आइडिया हो गया। प्रोसेस का आइडिया दोबारा मैं बता देता हूँ कि प्रोसेस ये होता है कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ, हेलो वर्ल्ड का, फॉर इंस्टेंस हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम बना हुआ पड़ा है, सेव है, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, वो एक प्रोग्राम है। जैसे ही आप हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो वो हेलो वर्ल्ड जब प्रिंट होता आपकी स्क्रीन पे लिखा आ जाता है कि हेलो वर्ल्ड। तो वो जो प्रोसेस जो रन किया प्रोग्राम, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। उस प्रोसेस ने क्या किया होगा, उसने टेक्स्ट लिया होगा और टेक्स्ट को प्रिंट किया होगा स्क्रीन के ऊपर, तो वो एक प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट कर रहा था। इस तरह आप गेम बना लेते हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी भी किस्म का, तो जब वो रन कर रहा होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं।
तो इसको प्रोसेस कहते हैं। फिर उसका हमने देखा कि उसका जो कोड सेक्शन है, कोड जो होता है उसको टेक्स्ट सेक्शन कहते हैं। फिर प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो सारी एक प्रोसेस की डिटेल्स को स्टोर करता है कि अब उसने अभी कौन सी स्टेट पे एग्जीक्यूट कर रहा था, दोबारा जब उसको एग्जीक्यूट कराना है तो वो कौन सी स्टेट पे होगा। फिर ये डिफरेंट मेमोरी मेमोरी की तरह की टाइप्स हैं। स्टैक जो होता है वो टेम्परेरी डाटा स्टोर करता है, डाटा सेक्शन जो है वो ग्लोबल वेरिएबल स्टोर करता है, और हीप जो है वो डायनामिक एलोकेशन करता है। रन टाइम पे कोई प्रोसेस चल रहा हो तो उसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करता रहता है, कभी कम करता है कभी ज़्यादा करता है। बैच सिस्टम जो है वो अब पुराना हो गया। बैच सिस्टम ये होता था कि काफ़ी सारे काम जो है वो हम इकट्ठे करते हैं, एक बैच को देते थे, और बैच फिर वो सीपीयू को देते थे कि चलो जी इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, बैच सिस्टम की आगे शायद डायग्राम भी हो तो आपको ज़रा ज़्यादा पता चल जाएगा। ये है जी बैच सिस्टम की डायग्राम। यानी ये काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, हर यूज़र ने अपना अपना एक एक उसकी जॉब है, जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 उसने एक ऑपरेटर को दी। एक ऑपरेटर ने ये सारी जॉब्स लेके जो है ना इनको बैच में लगा दिया। ठीक है, यानी जॉब उसने कहा कि बैच 2 जो है, बैच 2 उसमें जॉब 7 जॉब 5 और जॉब 2 होगी, और बैच 1 में जॉब 1 और 4 है। तो पहले जो है वो जो बैच 1 जाएगा, इनके पास सीपीयू ओएस के पास ये एग्जीक्यूट होगा। फिर बैच 2 आएगा, तो ये एक बैच सिस्टम होता था। तो अब नहीं इस तरह। अच्छा जी, प्रोग्राम जो होता है वो कहते हैं कि पैसिव एंटिटी होता है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो एक्टिव एंटिटी होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्रोसेस एक्टिव का होने का यही मतलब है कि वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और प्रोग्राम पैसिव होने का ये मतलब है कि वो कोई कुछ कर नहीं रहा होता, वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता, वो वैसे ही पड़ा होता है, पैसिव ही पड़ा होता है। ठीक है, तो यानी डिस्क पे जो है वो स्टोर होता है। प्रोग्राम जो है वो डिस्क पे स्टोर है, पैसिव है। प्रोसेस क्या है? वो एक्टिव है और वो रैम पे लोड है। रैम पे लोड है प्रोसेस। जब रैम पे लोड है तो यानी वो एग्जीक्यूट होने के लिए लोड हुआ है, तो वो क्या चल रहा होगा। अच्छा, इसके बाद है कि आप किसी भी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह GUI के थ्रू आप माउस क्लिक कर दें, आप कोई कमांड लाइन इंटर कर दें, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आप अगर अपने लैपटॉप डेस्कटॉप के स्टार्ट में जाएं, वहाँ टाइप करें CMD, कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, आप वहाँ जाके कोई भी कमांड इंटर भी कर सकते हैं। तो उसके थ्रू भी आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू कर सकते हैं। आप कोई फ़ाइल ओपन करते हैं तो वो एक प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन है, सॉरी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है। यानी फ़ाइल जो चल रही है, वर्ड फाइल पे भी आप टाइप कर रहे हैं तो वो एक प्रोसेस है जो चल रहा है। ठीक है, एक प्रोग्राम के बहुत सारे प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम यानी कोई एक प्रोग्राम है, जिस तरह वो मैंने आपको दोबारा गेम वाली एग्जांपल देता हूँ। तो गेम में एक ही प्रोग्राम है, लेकिन उसके ग्राफिक्स का वो अलहदा से चल रहा होगा, साउंड का अलहदा से चल रहा होगा। तो उसके काफ़ी सारे अंदर ही प्रोग्राम उसके चल रहे होंगे, प्रोसेसेस सारे चल रहे होंगे। अच्छा, प्रोसेस मेमोरी में किस तरह होता है? ये स्टैक है। ठीक है, ये एक मेमोरी है जिसका मतलब है कि ये एक रैम है। ठीक है, उस रैम तो काफ़ी बड़ी है यहाँ तक है, लेकिन इसमें से जो प्रोसेस को एलोकेशन हुई है ना, वो ये वाला जो इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये उस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट हुई है। अब ये इस एरो का ये मतलब है कि ये फ्लेक्सिबल है, यानी ये अभी तो वैसे इतनी मेमोरी ली हुई है, जो ये वाली मेमोरी है ना ये एलोकेट नहीं हुई, यानी ये यू ऑक्यूपाई नहीं की उस प्रोसेस ने, लेकिन वो ये कर सकता है। ये एक्स्ट्रा है, हमारे पास एक किस्म की स्पेस पड़ी हुई है। हम प्रोसेस जो है वो इस मेमोरी को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, यानी ये खाली जगह पड़ी हुई थी, लेकिन अगर प्रोसेस का साइज़ ज़्यादा होना शुरू हो गया, फॉर इंस्टेंस आपने वर्ड फाइल है वो ओपन की हुई है, तो उसका साइज़ स्टार्ट में अगर 0 KB होता है, अगर आपने कुछ भी टाइप नहीं किया हुआ, तो जिस जिस तरह आप टाइप करते जाएंगे, कॉपी पेस्ट करते जाएंगे उसमें चीज़ें, उसका साइज़ ज़्यादा होता जाएगा। तो ज़्यादा होने के लिए, जब साइज़ ज़्यादा होगा तो उसी के लिए ये वाली जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये अवेलेबल होती है। ठीक है,
अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि प्रोसेस की स्टेट्स क्या होती हैं। प्रोसेस की ना मल्टीपल स्टेट होती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक आपको प्रोसेस के बारे में मैं बताने लगा हूँ कि प्रोसेस की स्टेट्स क्या होती हैं। प्रोसेस की 4-5 स्टेट्स होती हैं। सबसे पहली स्टेट होती है न्यू। न्यू का मतलब है कि प्रोसेस अभी क्रिएट हुआ है। तो प्रोसेस की अगर स्टेट हो रनिंग, रनिंग का ये मतलब होता है कि वो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी इंस्ट्रक्शन जो भी आपने दी थी वो एग्जीक्यूट कर रही है। फॉर इंस्टेंस आपने ए प्लस बी किया, आपने कहा कि ए को बी में ऐड कर दो, तो अगर ए और बी ऐड हो रहे हैं आपस में तो ये प्रोसेस रनिंग स्टेट में है। ठीक है, अगर ए और बी ऐड हो रहे हैं तो ये रनिंग स्टेट में है। वेटिंग का मतलब है कि ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, बल्कि हो सकता है कि मैंने ए प्लस बी दिया हो और सिस्टम जो है वो देख रहा हो कि क्या ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है, अभी डिकोड इसको कर रहा हो। यानी अभी रन नहीं कर रहे, इन प्रोसेस कंप्यूटेशन नहीं हो रही, बल्कि अभी ये किसी ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, रेडी जो स्टेट होती है उसका ये मतलब होता है कि हमने ए और बी को ऐड करना था। हमने ए और बी को ऐड करना था। ठीक है, अगर तो ये ऐड हो रहे हैं यानी अगर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है, अगर तो ये ऐड हो रहे हैं, इनका एडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो उसको हम कहेंगे रनिंग। जब हम इनको क्रिएट करते हैं, नया नया बनाते हैं, तो उसको न्यू बोल देते हैं। अगर ये वेट कर रहे हैं, वेटिंग स्टेट कौन सी होगी, जब ए को नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, बी को पता है, ए को नहीं पता, तो अभी ए वेट कर रहा है कि मेरी ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये वेटिंग हो गया। रेडी ये होता है कि इनको ये पता है, अच्छा ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है, ये 1 और 2 को ऐड करना है। इन दोनों को पता है अपनी अपनी क्या वैल्यू है, इनको ये भी पता है कि हमने ऐड होना है। लेकिन अभी तक इनको सीपीयू नहीं मिला हुआ, अभी तक इनको कोई जो इनको कंप्यूटेशन के लिए एएलयू चाहिए होगी, शायद वो ना मिली हो, शायद इनको मेमोरी ना मिल रही हो। जिस तरह हमने पीछे एग्जांपल में देखा था कि हो सकता है इनको मेमोरी ना मिल रही हो, बाकी इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे हो कि अभी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी ना मिल रही हो यानी कोई भी ऐसी कंडीशन कि ये रेडी हैं, इनके पास डाटा सारा अवेलेबल है बस अब इन्होंने एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, वेटिंग में ये होता है कि वो किसी ना किसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं, मेमोरी का या किसी भी चीज़ का, नंबर्स का। रेडी का ये मतलब होता है उनको सारी चीज़ें मिल गई हैं, अब वो रेडी हैं एग्जीक्यूट करने से पहले। तो रेडी स्टेट जो होती है वो रनिंग से बिल्कुल पहले वाली होती है। टर्मिनेटेड होता है किसी भी वजह से प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, आप मोबाइल लैपटॉप पे कर रहे थे, कोई भी आपने फाइल ओपन की हुई थी और वो अचानक से लाइट चली गई और आप या बैटरी आपके लैपटॉप की लो हो गई और लैपटॉप बंद हो गया, तो वो प्रोसेस सारे टर्मिनेट हो गए। ठीक है, ये भी हो सकता है। जिस तरह आप कॉल कर रहे थे मोबाइल पे और अब आपकी बैटरी लो हो गई है मोबाइल की, तो कॉल एंड हो गई, तो प्रोसेस सडनली टर्मिनेट हो गया। कभी आप खुद भी आपने कोई फाइल वर्ड की ओपन की हुई है, जब तक वो ओपन है तो वो रन कर रही है, लेकिन जैसे ही आप क्लोज़ का बटन प्रेस करते हैं तो वो फाइल जो होती है वो क्लोज़ हो जाती है, जिसका ये मतलब है कि फ़ाइल जो है वो टर्मिनेट हो गई है, प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। प्रोसेस को आप खुद भी टर्मिनेट कर सकते हैं, किसी रीज़न से भी हो सकता है, तो डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें। ये डायग्राम है। सबसे पहले न्यू स्टेट होती है, प्रोसेस एडमिटेड हो जाता है, यानी प्रोसेस रेडी था रन करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि अब प्रोसेस रन करना शुरू कर दे। ठीक है, रेडी से वो मैंने कहा था किस में जाएगा, रनिंग में जाएगा। ठीक है, अब रनिंग से हो सकता है कि रन करते करते उसे याद आया कि नहीं, मुझे अब फर्दर रन करने के लिए किसी न किसी इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है, तो वो वेटिंग में चले जाता है। वो वेट कर रहा होता है कि अभी अगर मुझे रन करने के लिए किसी इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है तो मैं उतनी देर वेट करता हूँ। ठीक है, अब वेटिंग जब वेट कर रहा है, जब उसको वो चीज़ मिल गई है तो वो दोबारा रेडी हो गया एग्जीक्यूट करने के लिए। वो क्यू में लग जाएगा जाके कि मैं भाई रेडी हो गया हूँ, मैंने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है,
रेड, अच्छा, अब रनिंग से ये भी हो सकता है कि वो वेटिंग में चला जाए, हो सकता है इंटरप्ट आ जाए, ठीक है। इंटरप्ट यानी उसको इंटरप्ट हमने पढ़ी थी पर जो पुराने लेक्चर्स हैं, चैप्टर नंबर आई गेस 2 में हमने इंटरप्ट्स देखी थी क्या होती हैं। तो हो सकता है कोई इंटरप्ट आ जाए जो उसको प्रीएम्प्ट कर दे जो हमारा प्रोसेस रन कर रहा था, तो हम दोबारा रेडी स्टेट में चले जाएं। हो सकता है कि हमारा प्रोसेस रन कर रहा था लेकिन अचानक से टर्मिनेट हो जाए, कोई किसी रीज़न की वजह से, कोई भी रीज़न आप खुद ही क्लोज़ कर दें, कोई सिस्टम में फॉल्ट आ गया है, किसी भी रीज़न की वजह से अगर प्रोसेस एग्जिट टर्मिनेट आप खुद भी कर सकते हैं, किसी वजह से भी हो सकता है, तो वो टर्मिनेटेड स्टेट होती है। तो इस तरह ये 3-4 जो डिफरेंट स्टेट्स हैं प्रोसेस की ये वाली होती हैं, ठीक है। डायग्राम से भी आपको बता दिया और ये इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है हर एक स्टेट की, ये भी आपको बता दी। अच्छा, प्रोसेस की जो मैं अभी बातें कर रहा था कि प्रोसेस का प्रोग्राम कंट्रोल होता है, फिर उसके बाद अब भी हम देखते हैं पीसीबी होता है। पीसीबी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पीसीबी होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यानी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। उसके बारे इस ब्लॉक में हर प्रोसेस की ना डिटेल्स होती हैं कि प्रोसेस कौन सी स्टेट में है, न्यू में है, टर्मिनेटेड में है, रनिंग में है, वेटिंग में है, कौन सी स्टेट में है। फिर प्रोसेस का नंबर होता है कि प्रोसेस का कौन सा नंबर है। फिर प्रोग्राम काउंटर होता है जो काउंट कर रहा होता है कि अच्छा अब प्रोग्राम रन कर रहा था, तो अब यहाँ रन करते करते वो उसने इतनी चीज़ें रन कर ली थी, अब वो वेटिंग स्टेट में चला गया, तो उसकी करंट उसके पास ये डाटा पड़ा हुआ था। अब दोबारा जब इंटरप्ट के बाद या वेटिंग करने के बाद जब वो रेडी होगा तो उसने कैसे रन करने, कब रन करने, ये आगे एक और डायग्राम आएगी उसमें भी मैं ज़्यादा समझा दूंगा। इसके अलावा रजिस्टर्स में आप कोई भी डाटा स्टोर करना हो, फिर मेमोरी लिमिट भी होती है कि इस प्रोसेस को हमने कितनी मेमोरी देनी है, कितने किलो बाइट्स मेमोरी देनी है, कितना मेगाबाइट्स इस प्रोसेस को मेमोरी देनी है। हमने इससे ज़्यादा मेमोरी एलोकेट नहीं करनी क्योंकि रैम एक लिमिटेड होती है, 2-3 GB की, 4 GB की रैम होती है। उस पर अब एक ही प्रोसेस को नहीं सारी रैम दे देते, बल्कि हम लिमिट लगाते हैं कि हर प्रोसेस के लिए, हर प्रोग्राम के लिए कितनी कितनी रैम चाहिए होती है हमें। फिर वो लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स भी देखते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स ओपन है। तो ये पीसीबी का बेसिकली ये डिटेल होती हैं एक प्रोग्राम की, प्रोसेस की, सॉरी, कि कौन कौन सी उसकी डिटेल होगी, क्या स्टेट होगी, क्या नंबर होगा। ये बाकी डेफिनेशन उसकी ये साइड पे लिखी हुई है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि इधर प्रोसेस जो अभी आपको प्रोग्राम काउंटर की बात कर रहा था, तो प्रोसेस स्विच किस तरह करता है। अभी ये हमारे दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस P0 है, एक P1 है। तो P0 देखिए एग्जीक्यूट कर रहा था, वो यहाँ तक उसने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब बारी आ गई है प्रोसेस P1 की, ठीक है, सॉरी P1 की नहीं आई, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें कोई आ गई है इंटरप्ट। जब हमें इंटरप्ट आई है या कोई सिस्टम कॉल आई है तो ये पीसी प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, वो क्या करेगा, स्टेट को सेव करेगा PCB0 में। अब PCB0 वही टेबल सा है जो हमने ये पीछे देखा हुआ है, ये PCB है। ये PCB0 जो है, यानी ज़ीरो का मतलब है कि ये प्रोसेस ज़ीरो P0 का टेबल है। PCB1 जो होगा उसका मतलब होगा कि वो अगले प्रोसेस का टेबल है प्रोसेस 1 का टेबल है सॉरी एक्सक्यूज मी तो वो प्रोसेस 1 का टेबल है, ठीक है। तो अभी देखें कि ये इसने स्टेट में सेव कर दिया, उसकी सारी डिटेल्स PCB0 में सेव कर दी। अभी यहाँ तक इंटरप्ट चली, ठीक है। अभी सारे दोनों आइडल जा रहे हैं, प्रोसेस 1 भी और प्रोसेस 0 भी। यहाँ आके इसने रीलोड कर दिया PCB0 को, यानी इसने कहा कि अब मैं PCB0 यानी प्रोसेस 1 चलाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट करना शुरू हो गया। अब अचानक से फिर कोई इंटरप्ट आ गई, ठीक है। कंप्यूटर उसकी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से कोई सिस्टम कॉल आ गई, कोई इंटरप्ट आ गई, कोई यूज़र आ गया, उसने कहा नहीं नहीं सब ये सारे काम छोड़ दें, मेरा काम पहले करें। तो उसने जो भी करंट स्टेट थी PCB1 की, रनिंग थी, न्यू थी, सारी स्टेट को उसने यहाँ स्टोर किया, OS का काम करना शुरू कर दिया उसने यहाँ तक। यहाँ जब दोबारा पहुँचा OS का थोड़ा सा काम हो गया है,
तो उसने दोबारा रीलोड कर दिया प्रोसेस 0 को, और प्रोसेस 0 जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू हो गया। तो इस तरह एक स्विचिंग होती है सीपीयू में, प्रोसेस से प्रोसेस स्विचिंग। और अगर दो प्रोसेसेस के दरमियान कोई इंटरप्ट आ जाती है तो इस तरह बेसिकली एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है थ्रेड्स का। थ्रेड्स का बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थ्रेड जो होते हैं ना वो प्रोसेस को आसान अल्फाज में ये कह लें कि अगर प्रोसेस को डिफरेंट प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया जाए तो एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस चल रहा होता है, उसके भी फर्दर आगे थ्रेड होते हैं। एक प्रोग्राम होता है, उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस चलते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस के मल्टीपल आगे थ्रेड्स होते हैं। तो हर थ्रेड की यानी हर थ्रेड एक स्पेसिफिकली फंक्शन कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा होता है एक प्रोसेस का। ठीक है, एक प्रोसेस है, उसके फर्दर आगे डिवाइड कर दे तो थ्रेड्स बन जाते हैं। थ्रेड जो होते हैं, हर थ्रेड का अपना एक आईडी होता है, जिस तरह हर स्टूडेंट का एक अपना रोल नंबर होता है, इसी तरह उसके अपने काउंटर होते हैं, उसका अपना रजिस्टर होता है, अपना स्टैक होता है। हर थ्रेड की ये एक थ्रेड है, उसकी ये अपनी फॉलोइंग ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं। स्टैक होता है, उसका अपना रजिस्टर होता है। रजिस्टर आपको पता है कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए होता है, मेमोरी पे कोई डाटा स्टोर करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए थ्रेड की अपनी आईडी होती है, प्रोसेस की अपनी आईडी होती है, हर थ्रेड की अपनी आईडी होती है। एक प्रोसेस है P1, ठीक है, उसकी अपनी कोई आईडी है, प्रोसेस 1 की अपनी आईडी है। ठीक है, आईडी होता है रोल नंबर कह लें, यानी हर स्टूडेंट को हम रोल नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं ना, इसी तरह हर प्रोसेस की भी आईडी होती है, उसको भी अपने आईडी से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से प्रोसेस की जो आईडी है वो क्या कर रहा है, वो क्या उसका क्या काम है। फिर ये प्रोसेस है, इसके अपना थ्रेड है, हर थ्रेड की अपनी आईडी है। ये फर्स्ट थ्रेड था, ये अगर सेकंड थ्रेड है, ये थर्ड थ्रेड है, तो हर थ्रेड की अपनी अपनी आईडी है। ठीक हो गया, ये एग्जांपल है, इसमें मल्टीपल थ्रेड्स हैं, 3 थ्रेड है और इसमें सिंगल थ्रेड है। तो देखेंगे ये एक प्रोसेस है जिसका रजिस्टर है, काउंटर है, स्टैक है, डाटा और फाइल्स जो है ये शेयर कर रहे होते हैं, और इसका अपना कोड है, ये सिंगल थ्रेड है। अगर हम मल्टीपल थ्रेड देख लें कि एक प्रोसेस के 3 थ्रेड्स हैं, तो हर थ्रेड का अपना रजिस्टर है, अपना काउंटर है, अपना स्टैक है, उसकी अपनी आईडी होगी, लेकिन जो डाटा है और फाइल्स हैं वो सारे तीनों शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, वो डाटा और फाइल्स को शेयर कर रहे होते हैं, और बस इतनी सी बात है। थ्रेड की आगे फर्दर डेफिनेशन यही है कि थ्रेड इज़ अ पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। अ प्रोसेस कैन कंटेन मल्टीपल थ्रेड्स। जो मैंने आपको बता दिया कि एक प्रोसेस के बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं, जिस तरह एक प्रोग्राम के मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं, इसी तरह एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। तो ये जस्ट इस डायग्राम में आपको जस्ट दिखाया हुआ है कि किस तरह प्रोग्रामिंग होती है। ये उसने स्ट्रक्चर बनाया लाइनक्स में किस तरह वो होती है, प्रोग्रामिंग होती है। ये सी में ही बेसिकली होती है। ये प्रोसेस का देखिए आईडी है, जिसको पीआईडी से डिनोट करते हैं, प्रोसेस आइडेंटिफायर। ठीक है, और इसकी स्टेट कौन सी है, प्रोसेस की स्टेट हो तो हम लिख देते हैं लॉन्ग स्टेट। ठीक है, अगर उसकी हमने स्केजुलिंग की इंफॉर्मेशन लेनी है कि टाइम स्लाइस में हमने उसको कितना डिवाइड किया। टाइम स्लाइस का मतलब होता है कि हमारे पास 1 मिनट का टाइम है और इसमें हमने अगर 3 प्रोसेस चलाने हैं तो हमने हर प्रोसेस को कितना टाइम स्लाइस दिया है। किसी को 20 सेकंड दिए हैं, किसी को 30 सेकंड दिए हैं, किसी को 10 सेकंड दिए हुए हैं, तो टाइम स्लाइस क्या है। इसी तरह फिर हम स्ट्रक्चर बना के ये देख सकते हैं कि इस प्रोसेस का पेरेंट कौन है, उसका चाइल्ड कौन है, और उसका फिर हम देख सकते हैं कि फ़ाइल्स कौन कौन सी इस प्रोसेस ने ओपन की हुई हैं, और उसका एड्रेस स्पेस क्या है। एड्रेस स्पेस होती है कि जिस तरह ये एक रैम है, तो अगर रैम यहाँ 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है और मैं कहता हूँ इधर 512 पे जा रही है, ठीक है, तो बीच में यहाँ कोई एड्रेस स्पेस होगा, ये एड्रेस स्पेस है, यानी हमारा प्रोसेस मेमोरी के इस पोर्शन में पड़ा हुई है। एक बिल्डिंग समझ लें तो हम कहेंगे 6th फ्लोर पे जो है वो हमारा प्रोसेस पड़ा हुआ है, तो वो एग्जीक्यूट करे, तो वो उसकी एड्रेस स्पेस हो गई है।
तो इस तरह प्रोग्रामिंग होती है। ये आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट इसको मैंने आइडिया दिया हुआ है कि किस तरह प्रोग्रामिंग होती है। इसके बाद प्रोसेस की स्केजुलिंग देख लेते हैं। में जो डिस्कस हमने करना है स्केजुलिंग के, प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे प्रोसेस स्केजुलिंग से रिलेटेड, वो आएंगे चैप्टर नंबर 3 में, सॉरी 6 में। अभी जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि प्रोसेस की स्केजुलिंग हम करते क्यों हैं। अब अपनी लाइफ में भी हर काम की स्केजुलिंग करते हैं। आपको पता होता है कि कौन से काम की ज़्यादा प्रायोरिटी है, कौन से काम की कम प्रायोरिटी है। कुछ लोगों के लिए खाना पीना जो है वो हाई प्रायोरिटी टास्क होता है, कुछ लोगों के लिए पढ़ना हाई प्रायोरिटी टास्क होता है, कम लोग होते हैं जिनके लिए पढ़ना हाई प्रायोरिटी टास्क हो। इसी तरह आपने अपनी लाइफ में मल्टीपल काम को, मल्टीपल टास्क को प्रायोरिटी दी होती है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी मल्टीपल प्रोसेसेस उसके पास आते हैं तो वो हर एक को प्रायोरिटी देता है। प्रायोरिटी किस बेस पे देता है, वो प्रायोरिटी दे सकता है कि जो पहले आ गया उसको पहले काम कर दें। प्रायोरिटी वो इस बेस पे दे सकता है कि जिसका साइज़ ज़्यादा है मेमोरी का, उसको प्रायोरिटी दे दें। प्रायोरिटी वो किसी भी बेस पे दे सकता है। प्रायोरिटी वो दे सकता है कि जिसने कम देर में एग्जीक्यूट हो जाना है उसको प्रायोरिटी दे दे। तो ये डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, ये हम सारे चैप्टर 6 में डिस्कस कर लेंगे। अभी जस्ट आपको बताना है कि स्केजुलिंग करता कौन है, उसको बोलते हैं स्केजुलर। जो स्केजुलिंग करता है उसको बोलते हैं स्केजुलर। वो सिलेक्ट करता है कि कौन से जो प्रोसेसेस अवेलेबल है उनमें से कौन से वाले को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। स्केजुलिंग क्यू होती है, फॉर इंस्टेंस एक क्यू आपको पता ही है, अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है तो क्यू में आगे प्रोसेस लग जाते हैं, जॉब क्यू भी उसे बोलते हैं। जितने भी प्रोसेस हैं वो पहले क्यू में लगते हैं, ठीक है। फिर एक क्यू होती है रेडी क्यू की। रेडी क्यू होती है यानी उसमें ऐसे प्रोसेस हैं जो बिल्कुल रेडी हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। और डिवाइस क्यू होती है जिसमें इनपुट आउटपुट जो है ना उसके लिए वेट कर रहे होते हैं प्रोसेसेस, जिसको डिवाइस की, यानी डिवाइस इनपुट आउटपुट कोई डिवाइस है उसके लिए ऐसी क्यू में प्रोसेसेस लगे हुए हैं जो वेट कर रहे होते हैं इनपुट आउटपुट का। तो प्रोसेसेस जो है वो एक क्यू से दूसरी में माइग्रेट करते रहते हैं। यानी हो सकता है कि एक प्रोसेस जॉब क्यू में था वो उठ के रेडी क्यू में आ जाए, रेडी क्यू वाला जो है उसको किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ गई तो वो डिवाइस क्यू में आ जाए। इस तरह प्रोसेसेस जो है ना वो माइग्रेट भी करते रहते हैं। अच्छा, ये स्केजुलिंग है क्यूइंग डायग्राम के। कोई क्यू में प्रोसेसेस लगे हुए थे रेडी में, वो सीपीयू के पास गए, सीपीयू ने उनको एग्जीक्यूट कर दिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन फिर सीपीयू ने देखा नहीं जी, इस प्रोसेस को जो रेडी था इसको तो एग्जीक्यूट करने के लिए किसी इनपुट आउटपुट की भी ज़रूरत है और रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो इनपुट आउटपुट क्यू में उसे भेज देता है। जैसे इनपुट आउटपुट क्यू मिलती है वो दोबारा रेडी में जाता है, रेडी क्यू में, और रेडी क्यू से सीपीयू के पास जाता है और सीपीयू उसको फिर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अच्छा, फिर रेडी क्यू से एक ऐसा प्रोसेस आया, सीपीयू ने देखा कि इसको तो टाइम स्लाइस ही एक्सपायर्ड हो गई है। यानी ये प्रोसेस ऐसा था, फॉर एग्जांपल हम किसी प्रोसेस को सिर्फ 5 सेकंड देते हैं रेडी क्यू में, अब वो 6-7 सेकंड से बेचारा रेडी क्यू में ही लगा हुआ था, वेट ही करता जा रहा था, वेट ही करता जा रहा था, उसका तो अब ज़रूरत ही कोई नहीं रही। तो सीपीयू कहता है तुम्हारी तो टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गई है, तुम वापस जाओ रेडी क्यू में लगो ताकि तुम्हारी टाइम स्लाइस अपडेट हो जाए। अच्छा, कोई प्रोसेस आ गया सीपीयू के पास जिसने फर्दर आगे, वो पेरेंट प्रोसेस था, उसने कोई चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। तो चाइल्ड जब उसको एग्जीक्यूट उसने कर लिया दोबारा रेडी क्यू में जाएगा। इसी तरह कोई प्रोसेस आया जो कहता है कि मुझे तो ये इंटरप्ट आएगी तब ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा, वैसे मैं रेडी हूँ, ठीक है। सीपीयू ने कहा बेटा तुम जो है ना इंटरप्ट का वेट करो। इंटरप्ट आ गई है, जैसे इंटरप्ट आई वो उसने कहा लो जी इंटरप्ट आ गई है, अब मैं दोबारा रेडी क्यू में लगता हूँ। वो रेडी क्यू में जब दोबारा आएगा सीपीयू देखेगा हाँ इसकी इंटरप्ट एग्जीक्यूट कर गई है, चलो इसको भी जो है ना एग्जीक्यूट करवा दो, ठीक है। तो इस तरह एक प्रोसेस की स्केजुलिंग होती है। ये एक डायग्राम आपको समझा दी है। स्केजुलर की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। शॉर्ट टर्म होते हैं जो मिली सेकेंड के अंदर स्केजुलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग टर्म्स होते हैं जो मिनट्स टू सेकंड कर रहे होते हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए वो स्केजुलिंग करते हैं, थोड़े स्लो होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस, वो ऐसे प्रोसेसेस होते हैं
जो अपना ज़्यादा टाइम इनपुट आउटपुट लेने पे कंज्यूम कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटेशन पे। यानी काम नहीं करना बल्कि बातें ज़्यादा करनी है कि अच्छा पहले ये कर लूँ वो कर लूँ। ऐसे प्रोसेस जो इनपुट आउटपुट पे ज़्यादा उनका फोकस होता है। अगर माउस क्लिक हो रहा है, कोई इनपुट मिल रही है, उन्होंने कोई स्क्रीन पे कोई चीज़ शो करानी है, ठीक है, उस पे ज़्यादा फोकस है एज़ कम्पेयर टू किसी चीज़ को कंप्यूट करने में, ठीक है। उनको बोलते हैं इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। कुछ प्रोसेस होते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस। जो सीपीयू बाउंड प्रोसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि वो ज़्यादा करते हैं, कंप्यूटेशन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और वो जो होते हैं यानी उनकी इनपुट आउटपुट की इतनी ज़रूरत नहीं होती बल्कि कंप्यूटेशन वो ज़्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। तो ये था। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है, स्विच से आपको वैसे पता है स्विच कर जाना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, दूसरी से इसमें आ जाना। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है क्या चीज़, उसकी डेफिनेशन इस स्लाइड में गिवन है, ये आप देख लेना। इसमें मैं बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है। कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस 1 वो चल रहा था, ठीक है। अब हमने कहा नहीं जी अब तो प्रोसेस 2 चलाना है। तो प्रोसेस, अब हमें बेसिकली एक टाइम में एक ही प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन हमने मल्टी प्रोग्रामिंग देखनी होती है। हमें लगता है ऐसे है कि जैसे सारे प्रोसेस ही चल रहे हैं, तो वो इतनी स्पीड से स्विच कर रहे होते हैं कि हमें पता नहीं चलता। तो एक प्रोसेस 1 थोड़ी देर चला और उसने अपनी स्टेट को पीसीबी जो हमने पढ़ लिया था उसमें स्टोर कर दिया और लोड क्या कर लिया सेकंड प्रोसेस को। अब प्रोसेस 2 चल रहा है। अब प्रोसेस 2 ने ख़ुद को सेव कर लिया पीसीबी 1 में और लोड कर लिया पीसीबी 2 को। यानी देख लें कि आप पहले एक प्रोसेस चलता है, फिर दूसरा चलता है, फिर प्रोसेस 1 चलता है, फिर प्रोसेस 2 चलता है, प्रोसेस 1 चलता है, प्रोसेस 2 चलता है। तो ये जो ये ना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसको कहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का आपको आइडिया हो गया। ये था आज का लेक्चर पार्ट 1 है चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 का पार्ट 2 जो है उसकी वीडियो भी इसी चैनल पे गिवन है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।